नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। आज हम भारतीय संविधान के भाग 3 के बारे में बात करेंगे, जो मूल अधिकारों से संबंधित है और मूल अधिकार में क्या क्या सवाल पूछे जाते हैं मूल अधिकार से, उनके बारे में भी चर्चा करेंगे। तो भाग 3 में भाग 3 मूल अधिकार। मूल अधिकार को इंग्लिश में फंडामेंटल राइट भी बोलते हैं। फंडामेंटल राइट, फंडामेंटल राइट्स ये 12 से 35 तक हैं। 12 से 35 में 12 में परिभाषा दिया गया है और 13 में कुछ असंगत विधियों के बारे में बात किया गया है। मोस्टली 14 से स्टार्ट है। तो हम पहले कुछ मोटी मोटी बातें समझ लेते हैं कि फंडामेंटल राइट्स में क्या है और कहाँ से लिया गया है। मूल अधिकार भारतीय संविधान में अमेरिकी संविधान से लिया गया है। अमेरिका के संविधान से लिया गया है। मूल अधिकार को मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। मैग्ना कार्टा। अब सबसे पहले मैग्ना कार्टा को समझ लेते हैं। मैग्ना कार्टा को हम अगर इसको बांटेंगे तो मैग्ना का अर्थ होता है महान और कार्टा का मतलब होता है चार्टर। चार्टर तो महान चार्टर इसका अगर परिभाषा के रूप में बात करें तो मैग्ना कार्टा का मतलब है कि राजा की शक्ति को कम करना और व्यक्तियों की शक्ति को, जो वहाँ के नागरिक हैं, जनता हैं, उनकी शक्तियों को विस्तृत कर देना, बढ़ाना, जिससे वो कम ना हो सके। तो इसीलिए मैग्ना कार्टा कहा जाता है। ये इम्पोर्टेंट है, अमेरिका के संविधान से लिया गया है। और मैग्ना कार्टा कहा जाता है किस अधिकार को, तो मूल अधिकार को कहा जाता है। ये ज़्यादातर क्वेश्चन में आता है। बाकी इसके बारे में ये जो भी हमने बता दिए कि महान है, और ये चार्टर कहा जाता है। मैग्ना माने महान और चार्टर, कार्टा मीन्स चार्टर। तो ये आपके समझने के लिए है, बाकी ये पेपर में नहीं आता। उसके बाद हम आर्टिकल 12 के बारे में बात करेंगे। आर्टिकल 12 में परिभाषा दिया गया है। संविधान की परिभाषा क्या है, तो आर्टिकल 12 में परिभाषा दिया गया है कि राज्य के अंतर्गत कौन कौन से शामिल है देश। राज्य के अंतर्गत भारत सरकार में संसद आ जाता है, और फिर है राज्य सरकार के अधीन विधानमंडल आता है। विधानमंडल और भारत सरकार के नियंत्रण में आने वाले स्थानीय प्रशासन शामिल है। राज्य का भी ये हो गया कि इसमें कौन कौन से आते हैं। राज्य का मतलब क्या है, भारत सरकार, संसद, राज्य सरकार में विधानमंडल और स्थानीय प्रशासन। स्थानीय प्रशासन का मतलब है पंचायती राज और एक जिला, इस तरह के आते हैं। इसमें सभी व्यक्ति शामिल हैं। उसके बाद हम आर्टिकल 13 के बारे में बात करें तो 13 मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। 13 में
कई क्लॉज दिए गए हैं। तो अगर 13 की बात करें तो 13(1) में कहता है, 13(1) ये कहता है कि संविधान के लागू होने से पहले, यानी भारतीय संविधान जानते हैं आपके 26 जनवरी 1950 को लागू हो गया था। तो 26 जनवरी 1950 के संविधान लागू होने से पहले जो भी विधियां थीं या जो भी विधि या कानून, जो भी कानून थे वह उस सीमा तक समाप्त माना जाएगा, उस सीमा तक समाप्त माना जाएगा, समाप्त माना जाएगा जिस सीमा तक मूल अधिकार को सीमित करता है। यदि कोई ऐसा कानून है, पहले का कानून जो मूल अधिकार दिए गए हैं भारतीय संविधान में, अगर उन मूल अधिकारों को वो ख़त्म करता है या सीमित करता है, जो अधिकार दिए गए हैं अगर उनको सीमित करता है, तब वह उस सीमा तक समाप्त माना जाएगा जिस सीमा तक मूल अधिकार को सीमित करता है। कहने का मतलब है कि अगर मान लीजिए पूरा जो भी कानून पहले के बने हैं, अगर वो पूरा कानून ही ख़राब है तो उसको ख़त्म माना जाएगा, जो मूल अधिकार को चोटिल करता है। यदि कुछ पॉइंट्स हैं जो सही नहीं हैं, जो सीमित कर रहे हैं, तो उन पॉइंट को ख़त्म कर दिया जाएगा, बाकी चलता रहेगा। तो ये 13(1) में दिया गया है। तो पहला पॉइंट हो गया। उसके बाद इसमें एक पॉइंट और है कि राज्य कोई ऐसा कानून नहीं बनाएगा। राज्य का मतलब हम आपको बता दिए हैं कि भारत सरकार, राज्य सरकार और स्थानीय प्रशासन ये शामिल हैं। दूसरा में है कि राज्य कोई ऐसा कानून नहीं बनाएगा, कोई ऐसा कानून नहीं बनाएगा, राज्य कोई ऐसा कानून नहीं बनाएगा जो मूल अधिकारों को सीमित करता है, मूल अधिकार को सीमित करता है या कम करता है, सीमित करता है। यानी भारत सरकार या राज्य कोई ऐसा कानून नहीं बनाएगा कि जो मूल अधिकारों को छीने, जो संविधान में दिए गए हैं। तो इस तरह से हमारे संविधान निर्माताओं ने किस तरह मूल अधिकारों पर बाउंडेशन इतना कर दिया कि कोई भी हमारे अधिकार को छीन न सके, और कोई भी छीन नहीं सकता है, और अगर छीनना भी है तो बहुत बड़ी शक्ति चाहिए उसके लिए, अन्यथा कोई छीन नहीं सकता। उसके बाद है तीसरा पॉइंट। तीसरे पॉइंट में कुछ क्लॉज दिए गए हैं, उसको भी समझेंगे। तीसरे में ये बताया गया है कि मान लीजिए कभी कभी क्या होता है कि कानून नहीं बनते हैं, या संसद सत्र में नहीं है, या कानून बनाने की स्थिति में नहीं है, तो आदेश पारित होता है, राष्ट्रपति द्वारा अध्यादेश निकलता है। तो इसके बारे में कोई भी अध्यादेश, नियम, विनियम और कानून को इंग्लिश में एक्ट कहते हैं, एक्ट, ये सभी चीज़ें हैं। उसके बाद में मान लीजिए कोई ऐसा प्रवृत्ति विधि दिया गया। प्रवृत्ति विधि माने प्रचलन कानून, कोई ऐसा प्रचलन में कानून है, प्रचलन कानून, या इसको प्रवृत्ति विधि कह सकते हैं, प्रवृत्ति विधि। कोई ऐसा कानून है जो उसको संविधान लागू होने के बाद भी निरस्त नहीं किया गया है, अभी भी चल रहा है, ये
ऐसा कानून है तो उसको अनुच्छेद 368, इसके बारे में हम आपको बाद में बता देंगे थोड़ा सा। अनुच्छेद 368, अनुच्छेद 368 के तहत संविधान संशोधन करके भी लागू नहीं किया जाएगा। संविधान संशोधन करके लागू नहीं होगा, लागू नहीं होगा। यानी कि कोई ऐसा आदेश हो, अध्यादेश हो, नियम हो, विनियम हो या प्रचलन में कोई ऐसा कानून है जो समाप्त नहीं हुआ है, अनुच्छेद 368 के तहत संविधान संशोधन करके भी उसे लागू नहीं किया जाएगा। अनुच्छेद 368 के बारे में आपको थोड़ा सा बता दें तो ये अनुच्छेद 368 भाग 20 में दिया गया है। भाग 20 में एक ही अनुच्छेद है 368 ही। इसमें संविधान के संशोधन की प्रक्रिया, किस प्रकार से संशोधन किया जाएगा, ये सभी दिया गया है। उसमें प्रोसीजर क्या है इसके बारे में बताया गया है। तो अगर हमें एक संविधान के किसी भी भाग में संशोधन करना है तो अनुच्छेद 368 के तहत संशोधन कर सकते हैं। तो आप देखिए कि हमारे मूल अधिकारों को कितना बाउंड किया गया, कितना उसको सख्त बनाया गया कि कोई भी शक्ति उसे छीन न सके। तो पहले की जो भी कानून हैं वो उस सीमा तक समाप्त माने जाएंगे जिस सीमा तक मूल अधिकार को सीमित करते हैं या कम करते हैं। और राज्य, यानी आपको बता दिया राज्य का मतलब क्या है। कानून कोई ऐसा कानून नहीं बनाएगा जो मूल अधिकार को सीमित करता है या कम करता है। कोई राष्ट्रपति या कोई राज्य विधानमंडल, जिनको आप गवर्नर भी कहते हैं, और सुप्रीम कोर्ट है, ये सब कोई आदेश अध्यादेश इनके द्वारा ला करके भी 368 के तहत संविधान संशोधन करके भी जो भी रूढ़ियाँ हों, प्रथा हों या प्रचलन पहले के कानून हों, उनको लागू नहीं किया जा सकेगा। ये चीज़ें दी गई। अब इसके बाद हम बात करते हैं आर्टिकल 14 की। आर्टिकल 14 में दिया गया है विधि के समक्ष समानता। विधि के समक्ष समानता। विधि का अर्थ है कानून, यानी भारतीय संविधान भी एक कानून की डॉक्यूमेंट्स है या किताब है। तो कानून के आगे सभी व्यक्ति समान हैं। कानून के सामने न कोई ऊंच न नीच, कोई भेदभाव, ऐसा कुछ नहीं होगा। तो सभी व्यक्ति समान हैं। लेकिन इसमें कुछ सवाल ऐसे आते हैं जो अपवाद हैं। अपवाद का मतलब है कुछ व्यक्ति ऐसे हैं जिन पर ये कानून लागू नहीं होता, तो उनके बारे में हम जान लेते हैं। जैसे राष्ट्रपति हो गए और उसके बाद राज्यपाल हो गए। इनके ऊपर ये विधि के समक्ष समानता है। उनके ऊपर जैसे मान लीजिए कोई भी कानून है, भाई सभी लोग कानून के तहत ही काम करते हैं, चाहे वो भारत सरकार हो, सुप्रीम कोर्ट हो, यहाँ तक कि स्थानीय प्रशासन हो, पंचायती राज हो, सभी संविधान के अनुसार ही काम करते हैं। उससे ऊपर कोई नहीं है संविधान से ऊपर। तो राष्ट्रपति जब तक अपने पद पर है तब तक ना तो उनके खिलाफ कोई केस चलाया जा सकता है, ना ही किसी न्यायालय में मुकदमा चलाया जा सकता है, चाहे वो राष्ट्रपति हों चाहे राज्यपाल हों। यदि कोई ऐसा मान लीजिए उन पर मुकदमा करना भी है तो उसके पहले उन्हें 2 माह पहले नोटिस देने के बाद भी उनके ऊपर कोई कार्यवाही की जा सकेगी। तो ये थोड़े से अपवाद हैं, बाकी कानून के समक्ष सभी व्यक्ति समान हैं। उसके बाद हम बात करते हैं आर्टिकल 15 की। आर्टिकल 15 में
आर्टिकल 15 में कुछ बातें दी गई हैं। इसमें बताया गया है जाति, धर्म, लिंग, जन्म स्थान आदि के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। नहीं होगा। या फिर भेद प्रतिषेध भी कह सकते हैं कानून की भाषा में। तो ये समझने के लिए है कि जाति, धर्म, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर किसी भी व्यक्ति से भेदभाव नहीं किया जाएगा। सभी व्यक्ति समान हैं। कोई किस जात से आता है, कोई किस धर्म से आता है, इसके आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। सभी व्यक्ति समान हैं, क्योंकि कानून के समक्ष सभी व्यक्ति समान हैं। अब इसमें दिया गया है 15(1) में, इसमें भी कुछ क्लॉज दिए गए हैं, उसके बारे में बताते हैं कि कोई भी व्यक्ति इस आधार पर दुकानों में, उसके बाद होटलों में और मान लीजिए कि कोई दुकान है, कोई होटल है आदि के आधार पर कोई ऐसा सार्वजनिक स्थान है, चाहे वो होटल हो, किसी प्रकार की दुकान हो, चाय की हो और किराने की दुकान हो, फल हो, सब्जी हो, होटल हो, इनके आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा कि कोई व्यक्ति किसका धर्म क्या है, लिंग क्या है, जन्म स्थान क्या है, तो सभी व्यक्ति समान हैं। और दूसरा ये बताया गया है कि राज्य द्वारा पोषित का मतलब कि जो कि सार्वजनिक संपत्ति है, लेकिन वो उसमें राज्य से पोषित है कि जो भी खर्चा है वो राज्य सरकार उठाता है। तो राज्य द्वारा पोषित क्या क्या चीज़ें हैं, इनमें कोई तालाब है या स्नानागार है। स्नानागार में नदियाँ हों, कुएँ हों, अगर ऐसी कोई चीज़ें हैं जो राज्य द्वारा पोषित हैं, या पार्क हो। अभी तो आप जानते हैं आज के समय में पार्क बड़ा महत्वपूर्ण हो गया है, लोग पार्कों में घूमने जाते हैं, तो राज्य द्वारा ये सब पोषित होते हैं। इन सभी के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा कि कोई व्यक्ति कैसा है। दुकानों, होटलों में भेदभाव नहीं किया जाएगा। अभी भी कई लोगों के साथ हो जाता है, लेकिन अगर कोई व्यक्ति ऑन रिकॉर्ड आ गया, ऑन रिकॉर्ड का मतलब है अगर साक्ष्य के साथ, सबूत के साथ अगर कोई व्यक्ति अगर ऐसा पकड़ा जाता है तो उसके खिलाफ कठोर कार्रवाई हो सकती है। ये दूसरा हो गया। उसके बाद है तीसरे की बात करें तो इसमें है महिलाओं, या बच्चों। उसके बाद SC ST या अन्य पिछड़े अगर कोई व्यक्ति हैं, SC STों के लिए यदि सामाजिक और शैक्षणिक दृष्टि से शैक्षणिक दृष्टि से यदि ये सब पिछड़े हैं तो इनके लिए अगर राज्य कोई कानून बनाता है,
तो उसे कानून के समक्ष ये नहीं कहा जाएगा कि सभी तो समान हैं, इनको फिर क्यों ज़्यादा अधिकार दिया जाता है। तो इनके लिए विशेष अधिकार दिया जा सकता है, विशेष अधिकार, जिसको हम लोग रिजर्वेशन कहते हैं, रिजर्वेशन कहते हैं। तो अगर ऐसा कुछ महिलाओं के लिए भी किया जा सकता है, उसके बाद फिर किया जा सकता है पिछड़े वर्गों के लिए। पिछड़े वर्गों के लिए यदि कोई ऐसा कानून बनाया जाता है, जो पिछड़े व्यक्ति हैं उनको अगर आरक्षण देना हुआ है या कुछ भी, उन्हें मान लीजिए शैक्षिक दृष्टि से वो पिछड़े हुए हैं, उनको अपना स्कूल बनाने का अधिकार है, उसमें उन्हें पढ़ने का अधिकार है, उस पर प्रशासन करने का अधिकार है। तो ये कोई व्यक्ति इस आधार पर ये नहीं कह सकता कि विधि के समक्ष सभी व्यक्ति समान हैं, तो उनको समान चीज़ क्या नाम है, समान व्यवस्था होनी चाहिए। उसके बाद इस आधार पर भी भेदभाव नहीं किया जाएगा कि वो लिंग के आधार पे महिला हैं या पुरुष हैं, तो इस आधार पर भेदभाव नहीं होगा। उसके बाद हम बात करेंगे आर्टिकल 16 की। आर्टिकल 16 में दिया गया है लोक नियोजन में अवसर की समता। लोक नियोजन में अवसर की समता, अवसर की समता या समानता। अब इसका क्या अर्थ है? लोक नियोजन का मतलब है यदि कोई सरकार की तरफ से अगर कोई नौकरी मिलती है, उसमें सभी व्यक्तियों को समान अवसर दिया जाएगा, किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा, सभी व्यक्तियों को समान अधिकार दिए जाएंगे कि सभी व्यक्ति सरकारी नौकरियों में भाग ले सकते हैं। इसमें भी है कि लोक नियोजन में महिलाओं को आरक्षण दिया जाएगा। कोई व्यक्ति इस आधार पर ये नहीं कह सकता कि मैं, क्योंकि जो वंचित वर्ग हैं, भारतीय संविधान निर्माता हमेशा यही चाहते थे कि जो भी दबे हुए व्यक्ति हैं, जिनका सामाजिक और आर्थिक विकास नहीं हो पाया है, शैक्षणिक दृष्टि से वो पिछड़ गए हैं, उन सभी व्यक्तियों को बराबरी में लाना है। इसीलिए ये व्यवस्था कर दी जा रही थी कि उन्हें लोक नियोजन में भी भाग मिले और उसके बाद उन्हें कुछ ऐसे विशेषाधिकार दिए जाएं जिससे कि वो ऊपर यानी बराबर की कैटेगरी में आ सकें। तो लोक नियोजन में अवसर की समता हो गई। उसके बाद हम बात करेंगे आर्टिकल 17 के बारे में। आर्टिकल 17, आर्टिकल 17 में एक ही है, अस्पृश्यता का अंत। अस्पृश्यता का अंत यानी भारतीय संविधान के लागू होने के बाद यदि कोई ऐसा व्यक्ति है जो, अस्पृश्यता का अर्थ होता है छुआछूत, यदि कोई व्यक्ति छुआछूत करता हुआ पकड़ा जाता है, छुआछूत का ये मतलब नहीं है कि छुआछूत कह दो, तो यदि कोई व्यक्ति ऐसा कहे कि तुम गंदे हो या तुम सामाजिक रूप से पिछड़े हो या दलित हो, ऐसा अगर कोई व्यक्ति इस तरह की बात अगर करता है तो उसके लिए क्या हो, उसके लिए दंडनीय है। तो यदि कोई व्यक्ति ऐसी बात नहीं कर सकता कि तुम किस जात से हो, किस धर्म से हो, इसके बारे में नहीं कह सकता, तो इसलिए अस्पृश्यता का अंत माना जाता है। संविधान लागू, अगर कोई व्यक्ति ऐसा करता हुआ पकड़ा गया तो उसके खिलाफ कठोर कार्रवाई भी होगी, जेल भी हो सकती है, जुर्माना भी हो सकता है। अब बात करते हैं आर्टिकल 18 के बारे में। आर्टिकल 18, आर्टिकल 18 में उपाधियों का अंत, उपाधियों का अंत
उपाधियों का अंत क्या है? जैसे कोई व्यक्ति पहले के टाइम पे आप जानते होंगे, हमारे संविधान के लागू होने के पहले ही बहुत सारी उपाधियां थी। जैसे कोई राय बहादुर, कोई जमींदार है, उन ठाकुर हैं, या उनका नाम दे दिया जाता था जो जमींदार टाइप के हैं, ठाकुर कहना गलत होगा। तो अगर कोई व्यक्ति जमींदार टाइप के हैं तो उनका नाम दे दिया जाता था कि राजा धीराज महाराज, ऐसे कुछ नाम दिया जाता था। तो वो सभी उपाधियां कोई व्यक्ति धारण नहीं करेगा, ये उपाधियों का अंत कर दिया गया कि कोई भी व्यक्ति ऐसी उपाधि नहीं ग्रहण करेगा, सिर्फ विधा के आधार पर। विधा का क्या मतलब है? जैसे मान लीजिए कोई साइंस के क्षेत्र में, कला के क्षेत्र में, उसके बाद अगर कोई लिटरेचर है, साहित्य के क्षेत्र में यदि किसी व्यक्ति की उपलब्धि है जो भारत सरकार द्वारा दी जाती है, डॉक्टर हैं, मास्टर हैं, साइंटिस्ट हैं, ये सभी उपाधि व्यक्ति ले सकता है योग्यता के आधार पर। ये ना कि जेब में फूटी कौड़ी नहीं है, महाराज बने हैं, तो इस आधार पर नहीं ले सकते। तो साइंस जो साहित्य के क्षेत्र में आप जानते हैं, डॉक्टर हैं, मास्टर हैं, तो जिस तरह के जिनके पास नॉलेज है, जो जिस क्षेत्र में माहिर व्यक्ति हैं, तो उनको इस तरह के उपाधि धारण कर सकते हैं। उसके बाद है, यदि कोई ऐसा व्यक्ति है जिनको उपाधि मिलेगी, वो राष्ट्रपति के सहमति से ही उपाधि धारण कर सकता है, सहमति से उपाधि मिलेगी। और उपाधि किस तरह की होगी हमने आपको बता ही दिया है, किस किस आधार पर होगी। तो जैसे होता है, किसी व्यक्ति को पद्म विभूषण मिलता है, पद्म विभूषण या पद्म भूषण या भारत रत्न, या जो भी भारत सरकार की तरफ से उपाधि हैं, वो राष्ट्रपति के सहमति से ही उपाधि धारण कर सकेगा। और हम आपको बता दें थोड़ा सा इसमें, वैसे तो इसका क्वेश्चन नहीं है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि जो ये उपाधि देने का सिलसिला शुरू हुआ, कब से हुआ, तो ये 1954 से शुरू हुआ। 1954 से भारत में उपाधियां देने का सिलसिला शुरू हुआ। तो अगर कोई पूछे कि उपाधियां कब से देना स्टार्ट हुआ, भारत सरकार ने कब से स्टार्ट किया, तो 1954। या ज़्यादातर क्वेश्चन में ये भी आता है कि भारत रत्न देने की शुरुआत कब से हुई, 1954। तो उसी में ये सब भी आ जाते हैं, पद्म भूषण, पद्म विभूषण। तो राष्ट्रपति की सहमति से। और इसमें ये भी है कि कोई भी व्यक्ति अगर वो सार्वजनिक पदों पर है, सार्वजनिक पदों पर डीएम हो गए, सचिव हो गए, कलेक्टर हो गए, अगर इस तरह कोई लाभ के पद पर अगर व्यक्ति है तो उन्हें उपाधि नहीं दिया जाएगा। तो लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। ये सभी चीज़ें इसमें दी गई हैं। तो आज हम मूल अधिकार में समता के अधिकार की ही सिर्फ बात करेंगे। उसके बाद हम नेक्स्ट क्लास में स्वतंत्रता के अधिकारों के बारे में बात करेंगे, नहीं तो क्लास भी बहुत लंबी हो जाएगी। और थोड़ा थोड़ा अगर आप समझते रहेंगे तो आपको काफ़ी अच्छा समझ में आएगा और इससे रिलैक्स भी महसूस होगा। तो अगली क्लास में मिलते हैं। धन्यवाद।